यस सर। चैप्टर नंबर 20 लायबिलिटी टू पे इन सर्टेन केसेस, सेक्शन नंबर 85 लायबिलिटी इन केस ऑफ ट्रांसफर ऑफ बिजनेस। बच्चों कभी भी बिजनेस ट्रांसफर अगर होता है तो पैन नंबर चेंज हो गया तो जो ट्रांसफर होगा उसका अपना रेशन क्या करना पड़ेगा, सरेंडर, और ट्रांसफर को नया रेशन लेना पड़ेगा सर। तो ऐसे केस में सर अगर कोई ट्रांसफर की कोई लायबिलिटी बाकी थी तो सारी लायबिलिटी विल बी पेबल बाय ट्रांसफर। ध्यान रखना सर, आपने पढ़ा होगा ऑडिट वगैरह केस में ड्यू डिलिजेंस होता है, इसलिए अमलगमेशन, मर्जर, टेक ओवर जब भी होता है, चेंज ऑफ ओनरशिप होता है तो ट्रांसफर भी लायबिलिटी आता है। पर ध्यान रखना कभी भी अगर इंडिविजुअल का केस था और अगर वो उसकी डेथ हो गई थी बेटा, क्या हो गई थी, डेथ, और उसकी वजह से लीगल हायर को अगर बिजनेस ट्रांसफर हुआ है तो ऐसे केस में लीगल हायर से जब रिकवरी होती है तो मैक्सिमम कितनी होती है सर, उतनी होती है जितना उसको प्रॉपर्टी पास हुआ है। ठीक है, ये बात वैसे आगे आती है पर हाँ समझ में आई बात आपको ये। तो सर सेल हुआ है, गिफ्ट हुआ है, लीज हुआ है, किसी भी कारण से अगर बिजनेस ट्रांसफर हुआ तो ट्रांसफर पे सारी लायबिलिटी आ जाएगी सब। क्लियर, जिसने परचेज किया उस पर। देन आता है क्या सेक्शन नंबर 86 लायबिलिटी ऑफ एजेंट एंड प्रिंसिपल। सर प्रिंसिपल ने एजेंट को सप्लाई किया तो प्रिंसिपल लायबल है बेटा। अब एजेंट ने अगर कस्टमर सप्लाई किया तो एजेंट लायबल है सर। एंड एजेंट ने प्रिंसिपल के बिहाफ पे रिसीव किया और एजेंट इज सप्लाइंग टू प्रिंसिपल तो अगेन वो सप्लाई हो गया। तो इसमें लायबिलिटी किसकी है, एजेंट जब प्रिंसिपल सप्लाई करता तो एजेंट की लायबिलिटी बेटा, या एजेंट कस्टमर बेचा तो एजेंट की लायबिलिटी है। पर सेक्शन 86 बोलता है कि अगर वो एजेंट लायबिलिटी पे नहीं करता तो प्रिंसिपल इज हेल्ड लायबल। तो इसलिए आपको एजेंट अपन करना, ढंग से अपन करना, अच्छा देख के अपन करना है, नहीं तो उसकी लायबिलिटी अपनी आ गई सर। सेक्शन 87 लायबिलिटी इन केस ऑफ अमलगमेशन और मर्जर ऑफ द कंपनी। अगर कभी भी कोई कंपनी अमलगमेट हो रही है, मर्जर हो रही है तो सर ध्यान रखना कभी भी अमलगमेशन मर्जर अगर होता है तो उसकी एप्लीकेशन हाई कोर्ट जाती है बेटा। क्लियर, और कोर्ट उसकी एप्लीकेशन अप्रूव करता है। अब कोर्ट ने भली एप्लीकेशन अप्रूव, फॉर एग्जांपल 14 फेब को दो कंपनीज क्या हो रही है, अमलगमेट मर्ज हो रही है। क्लियर, अब हाई कोर्ट ने ऑर्डर जो पास किया वो मान लो पास किया कब, 10 मई को, बट विद इफेक्ट फ्रॉम 14 फरवरी वो मर्ज हो गई बेटा। पर सर जब तक कि वो ऑर्डर ऑफ कोर्ट नहीं आया था तब तक वो उसको मर्ज नहीं मानेंगे सर, अमलगमेट नहीं मानेंगे। इसलिए 14 फेब से लेकर 9 मई तक जो उन्होंने आपस में ट्रांजेक्शन किए होंगे, क्लियर, दोनों का पैन नंबर अलग था, दोनों का रजिस्टर नंबर अलग था, दोनों ने आपस में सप्लाई किया होगा, जीएसटी लगेगा सब उस पर। क्लियर, ऑल्दो अमलगमेशन विद इफेक्ट फ्रॉम 14 फेब से कोई कंसर्न नहीं है सर। टिल 9 मई उनको जो आपस में सप्लाई किए ट्रांजेक्शन उन पर जीएसटी लगता जाएगा। हाँ 10 मई के बाद जब वो रजिस्ट्रेशन कराएंगे सिंगल, और उन्होंने अगर सिंगल रजिस्ट्रेशन कराया है तो ऐसे केस में फिर आपस में जो सप्लाई होगा वो तो क्या होगा, सेम पर्सन को सप्लाई किया, अलग अलग रजिस्टर नंबर नहीं है बेटा, तो ऐसे केस में वहां पे सप्लाई नहीं मानेंगे। पर टिल 9 मई दोनों का आपस में जो ट्रांजेक्शन वो सप्लाई मानते हुए जीएसटी लगेगा सब। देन सेक्शन नंबर 88 लायबिलिटी इन केस ऑफ कंपनी इन लिक्विडेशन। अगर कोई भी कंपनी लिक्विडेशन जा रही है तो सबसे पहले जो लिक्विडेटर अपॉइंट होगा उसको बोल दिया कि तुमको अपॉइंटमेंट के 30 डेज के अंदर कमिश्नर को इंटीमेशन देना पड़ेगा ये कंपनी लिक्विडेशन जा रही है, और कमिश्नर उसको बताएगा क्या हमारा इतना ड्यूज वगैरह बाकी विद इन नेक्स्ट 3 मंथ, वो ड्यूज वगैरह जो बताएगा कमिश्नर उतना ड्यूज उनको क्या करना पड़ेगा, अमाउंट सेट करना पड़ेगा उस डिपार्टमेंट के रिकवरी के लिए सर। क्लियर, और बाकी अमाउंट वो क्या कर सकता है, लिक्विडेट करके बांट सकता है। पर अगर कोई कंपनी लिक्विडेट हो गई और अगर वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी थी, क्या थी सर, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, तो ऐसे केस में अगर उससे कोई ड्यूज बाकी रह जाते हैं तो ऐसे केस में एवरी डायरेक्टर ऑफ द कंपनी हु वाज डायरेक्टर एट द टाइम ऑफ द कंपनी, तो ऐसे केस में वो सब डायरेक्टर क्या होंगे, पर्सनली एंड सेवरली लायबल टू पे द ड्यूज ऑफ द कंपनी। पर अगर कोई डायरेक्टर प्रूव करता है कि वो पर्सनली इन्वॉल्व नहीं था, उसका कोई साहब इंटेंशन नहीं था कि डिपार्टमेंट का लॉस करे हो, तो ऐसे केस में उससे रिकवरी नहीं होगी, बाकी सब डायरेक्टर से रिकवरी हो जाएगी सब। देन आता है सेक्शन नंबर 89। सेक्शन नंबर 89 बोलता है कि लायबिलिटी ऑफ डायरेक्टर ऑफ द प्राइवेट कंपनी। सर अभी तो कंपनी बंद हुई थी, अभी क्या है, कंपनी रनिंग है बेटा, कंपनी रनिंग है बेटा, और अगर कंपनी अपने ड्यूज पूरे नहीं कर पा रही तो ऐसे केस में प्राइवेट कंपनी केस में सारे डायरेक्टर ऑफ द बिजनेस आर लायबल टू आर jointly and personally and severally liable to pay the dues of the company। पर अगर कोई डायरेक्टर प्रूव करता है कि वो पर्सनली इन्वॉल्व नहीं था, उसकी कोई ग्रॉस नेग्लिजेंस नहीं, तो ऐसे केस में उस डायरेक्टर से रिकवरी नहीं करेंगे, बाकी सब डायरेक्टर से रिकवरी कर लेंगे। अच्छा, कोई पेनल्टी पर्सनली डायरेक्टर पर लगती है तो पर्सनल पेनल्टी डायरेक्टर की, वो कंपनी लायबिलिटी नहीं है, तो ऐसे केस में वो डायरेक्टर ही लायबल होगा, दूसरे डायरेक्टर लायबल नहीं होंगे। अच्छा, कोई कंपनी अगर प्राइवेट लिमिटेड से पब्लिक लिमिटेड बन गई तो ऐसे केस में पब्लिक लिमिटेड बनने के बाद डायरेक्टर की पर्सनल लायबिलिटी नहीं आती है, पर जिस दिन तक वो प्राइवेट लिमिटेड थी उस दिन तक की लायबिलिटी के लिए उसके जो डायरेक्टर थे दोज विल कंटिन्यू टू बी लायबल। भाई लायबिलिटी बाद में डिटरमाइन होती है सर। क्लियर, सारे केस में ध्यान रखना जहां पे भी सर लायबिलिटी डिटरमाइन जो हो रही है होता उस टाइम पे लायबिलिटी हो या होता लायबिलिटी बाद में डिटरमाइन हुई, रिकवरी की बात सबके लिए सेम रहेगी सर। देन सेक्शन 90 बोलता है कि लायबिलिटी ऑफ पार्टनर्स ऑफ द फर्म टू पे द टैक्स। सर पार्टनरशिप फर्म इंक्लूड्स एलएलपी आल्सो। अगर कोई पार्टनरशिप फर्म पे नहीं कर पा रहा तो एवरी पार्टनर ऑफ द फर्म विल बी जॉइंटली एंड सेवरली एंड पर्सनली लायबल टू पे द ड्यूज ऑफ द कंपनी। अगर कोई पार्टनर ने रिटायरमेंट ले लिया तो रिटायरमेंट के 1 महीने के अंदर उसको जहां जहां वो पार्टनरशिप रजिस्टर्ड है उन रेस्पेक्टिव कमिश्नर को इंटीमेट करना पड़ेगा, जुरिस्डिक्शनल कमिश्नर को इंटीमेट करना पड़ेगा मैं रिटायरमेंट हो गया हूं, नहीं तो उसकी लायबिलिटी विल कंटिन्यू टू एग्जिस्ट बेटा। क्लियर, जब तक वो इंटीमेशन नहीं देता तब तक बेटा। क्लियर, हाँ उसने इंटीमेशन दे दिया तो जिस दिन तक वो पार्टनर था उस दिन की लायबिलिटी के लिए ही विल आल्सो बी लायबल, उसके बाद वाली लायबिलिटी के लिए ही विल नॉट बी लायबल सर। देन आता है सेक्शन 91 बोलता है क्या, लायबिलिटी ऑफ गार्जियंस और ट्रस्टी एटसेट्रा बेटा। अगर कोई पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड था बेटा,
या माइनर वगैरह थे, तो ऐसे केस में जो गार्जियन अपॉइंट होता है या ट्रस्टी वगैरह अपॉइंट होते हैं, वो अगर उसका बिजनेस कैरी ऑन करे तो मानेंगे कि वो बिजनेस दे आर कैरिंग ऑन फॉर देमसेल्फ बेटा। और ऐसे केस में कोई रिकवरी अगर आता है, कोई ड्यूज वगैरह बाकी, तो वो ट्रस्टी और गार्जियन विल बी पर्सनली लायबल टू पे द ड्यूज ऑफ दी माइनर या पर्सन ऑफ ऑनसेटमेंट या इनकैपेसिटेड पर्सन का लायबिलिटी वगैरह वो पे करेंगे जो गार्जियन या ट्रस्टी होगा बेटा, एज इफ दे वर कैरिंग ऑन द बिजनेस फॉर देमसेल्फ। देन लायबिलिटी ऑफ कोर्ट ऑफ वॉर्ड्स वगैरह बेटा, कभी भी डिस्प्यूटेड केस के अंदर अगर कोर्ट ऑफ वॉर्ड अपॉइंट कर देता है कोर्ट, तो ऐसे केस में जो कोर्ट ऑफ वॉर्ड है, मैनेजर ऑफ द प्रॉपर्टी वगैरह जो है, या ऑफिशियल ट्रस्टी या रिसीवर या मैनेजर है, वो बिजनेस कैरी ऑन कर रहा, तो माना जाएगा कि वो बिजनेस उसके खुद के लिए कैरी ऑन कर रहा था और उससे रिकवरी करेंगे अगर ड्यूज वगैरह बाकी है तो। क्लियर। नाउ स्पेशल प्रोविजन सेक्शन 93 बोलता है क्या, अगर कोई डेथ ऑफ द एसएससी हो गया है तो ऐसे केस में उसका बिजनेस कंटिन्यू हो रहा है, तो जो बिजनेस कंटिन्यू कर रहा है वो लायबिलिटी वगैरह पे करेगा। बिजनेस कंटिन्यू नहीं हो रहा तो लीगल हायर्स विल बी लायबल टू पे द ड्यूज ऑफ द डिसीज्ड पर्सन, बट मैक्सिमम रिकवरी लीगल हायर से कितनी हो पाएगी, जितनी उसकी प्रॉपर्टी पास ऑन हुई है। क्लियर। पर अगर बिजनेस कंटिन्यू हो रहा है तो वहां पे देयर इज नो लिमिट ऑफ सच प्रॉपर्टी का लिमिट बेटा। देन अगर सर ध्यान रखना बेटा, अच्छा ध्यान रखना, लायबिलिटी उस टाइम पे उसकी डेथ के टाइम में एग्जिस्टिंग थी या बाद में पता पड़ी, उससे कंसर्न नहीं सर, रिकवरी तो होगी सब। देन पार्टीशन ऑफ एचयूएफ या एओपी, अगर एचयूएफ या एओपी का पार्टीशन हो गया तो जो लास्ट डे तक लायबिलिटी थी उसके सारे मेंबर्स of the HUF and AOP will be jointly and severally and personally liable to pay the dues of the HUF या AOP, भले liability अभी पता थी या बाद में पता पड़ी सर। Then dissolution of the firm डिजोल्व हो गई इंक्लूडिंग LLP, तो जो liabilities वगैरह ड्यूज वगैरह बाकी थे फर्म के, क्लियर, भली लायबिलिटी अभी पता थी या बाद में पता पड़ी, सारे पार्टनर्स और सारे पार्टनर जो ये मेंबर्स ऑफ LLP जो होंगे, ऑल दोज विल बी लायबल टू पे द ड्यूज ऑफ द फर्म एज इफ दे आर कैरिंग ऑन द बिजनेस फॉर देमसेल्फ, और उनसे पर्सनली जॉइंटली सेवरली लायबल होंगे, उनसे रिकवरी करेंगे सर हम। देन लास्ट टर्मिनेशन ऑफ द गार्जियनशिप या ट्रस्टीशिप, सर माइनर मेजर हो गया, पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड वाला साउंड माइंड वाला हो गया, और उसके बाद पता पड़ा कि उसकी कोई ड्यूज बाकी थे, तो वापस से वो अनसाउंड माइंड का हो जाएगा सर। मतलब सर सारी रिकवरी वगैरह उसी से होगी सर, वो गार्जियन या ट्रस्टी लायबल नहीं होगा, वो माइंड अनसाउंड माइंड वाला पर्सन साउंड माइंड वाला हो गया या माइनर मेजर हो गया, अब उसी से रिकवरी होगी साहब। देन ये सारे प्रोविजंस आर सब्जेक्ट टू कोड ऑफ इंसॉल्वेंसी इन बैंक्रप्सी कोड सर। देन सेक्शन आता है सेक्शन 94 लायबिलिटी इन अदर केसेस। बटो सर इसमें एचयूएफ डिसॉल्व नहीं हुआ, वो बिजनेस बंद कर दिया जिसकी वजह से एचयूएफ डिसॉल्व होने वाला था बेटा। पार्टनरशिप हम चालू है पर बिजनेस बंद कर दिया, एलएलपी चालू है पर बिजनेस बंद कर दिया, तो अगर उसके कोई ड्यूज बाकी थे एओपी के, एचयूएफ के या पार्टनरशिप के, एलएलपी के, तो सारे पार्टनर और मेंबर्स या जितने भी मेंबर्स या पार्टनर्स वगैरह है, दोज विल बी लायबल टू पे जॉइंटली सेवरली एंड पर्सनली टू पे द ड्यूज ऑफ द फर्म एचयूएफ या एओपी वगैरह बेटा। क्लियर, डन। इसी के साथ भारत माता की जय। चैप्टर नंबर 20 खत्म होता है अब।